हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल और यह स्टॉक मार्केट के ऊपर लेक्चर 5 है। अगर आप लोग पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और उसके बाद पिछले वाले लेक्चर को देखेंगे, पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहले आपको ब्रीफ समरी दे दें कि पीछे का जो भी 4 लेक्चर है उसमें आपको क्या समझाए हैं, ताकि यह वीडियो आपको पूरा क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। पहले आप लोगों को बतलाया है, कोई भी कंपनी जब बड़ा होना चाहती है तो वो अपने रिश्तेदारों के पास जाती है पैसा उठाने के लिए, या फिर अपने दोस्तों के पास जाती है, या फिर बैंकों के पास जाती है, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं मिल पाता है जितना चाहिए। तब जाकर के वो स्टॉक मार्केट में जाती है, जहां रजिस्टर होने के बाद वो अपने हिस्सा को, यानी बड़ी सी कंपनी है, वो छोटी छोटी टुकड़ा में अपने हिस्सा को तोड़ करके कुछ टुकड़ा पब्लिक को बेच देती है, जिसे शेयर कहते हैं। और शेयर बेचने के बाद पब्लिक से पैसा उठाती है और उसी पैसा का उपयोग अपने बिजनेस में करती है, और वही बिजनेस कभी रिलायंस इंडस्ट्री बन जाता है, और वही बिजनेस टीसीएस, विप्रो, एशियन पेंट्स जो आज आप लोग देखते हैं, ये सारा वही बिजनेस है जो कभी स्टॉक मार्केट में आया था और आज भारत में राज करता है। ये कैसे होता है, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। कहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में आए थे, तो पहले वीडियो में आप लोग देखे थे कि जो भी कंपनी होती है, यानी जो भी बिजनेस होता है, वो उसे ही हम कहते हैं इशूअर। बिजनेस क्या करता है, अपने शेयर को, छोटा छोटा शेयर को क्या करता है, बेचता है। किसको देता है, इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर इस शेयर को खरीद लेते हैं और इन्वेस्टर पैसा देते हैं, यानी कैपिटल फंड्स देते हैं। किसको, इशूअर को। इशूअर का मतलब क्या, वो बिजनेसमैन जो स्टॉक मार्केट में आया है अपने शेयर को क्या करने, दे करके पब्लिक से पैसा उठाने। तो ये सारा का सारा घटना किस में होता है, प्राइमरी मार्केट में, जैसे कि आप लोगों को पहले समझाए हैं। लेकिन अक्सर आप देखे होंगे कि ये इन्वेस्टर है, ये कंपनी है, इसका शेयर को ये क्या किया, खरीद लिया, और खरीदने के बाद कैपिटल इसको दे दिया। अब तो ये बिजनेस वाले जो भी लोग होंगे जो इस बिजनेस को चलाते होंगे, पैसा आ जाने के बाद, फंड आ जाने के बाद, ये अपने ग्रोथ में लगाते हैं और नई नई फैक्ट्री खोलते हैं और बड़ा बिजनेस का निर्माण करते हैं। आप लोगों को ये भी बतलाए थे कि जो लोग बिजनेस को पहली बार शुरू किए होते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो प्रोमोटर। इसको याद रखना है, प्रोमोटर कहा जाता है। किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले प्रोमोटर की होल्डिंग देखा जाता है कि कितना परसेंटेज उस स्टॉक में प्रोमोटर की मात्रा है। तो बेहतर, अगर आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं उसमें 51+ प्रोमोटर की परसेंटेज है तो सही माना जाता है, यानी 51% से अधिक है। जितना अधिक है उतना ही बेहतर माना जाता है। लेकिन किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले केवल एक ही आप चीज देखते हैं, केवल एक चीज देखते हैं, प्रोमोटर की मात्रा, और उस बेस पे आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो ये गलत निर्णय होगा। इसलिए आगे अभी आपको सीखना बहुत जरूरी है। बस एक चीज याद रखिएगा, किसी भी स्टॉक में प्रोमोटर की परसेंटेज मात्रा 50+ होनी चाहिए तो अच्छा समझा जाता है। यहाँ से जो भी घटना होता है कि कोई भी स्टॉक पहली बार आया, जिसे हम लोग आईपीओ बोलते हैं। आईपीओ आप लोगों को बतलाए हैं, आईपीओ का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का मतलब होता है पहली बार कोई कंपनी क्या हो रही है, स्टॉक मार्केट में आ रही है और अपने शेयर को इन्वेस्टर को बेच रही है, यानी दे रही है, और इन्वेस्टर से क्या ले रही है, फंडिंग यानी कैपिटल ले रही है अपने विकास के लिए। इसी को कहा जाता है आपको आईपीओ। आगे ऐसे होता है, अब ये इन्वेस्टर के पास क्या आ गया है, शेयर। अब ये इन्वेस्टर चाहेगा तो उसको होल्ड करके रखेगा। होल्ड का मतलब 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल खरीद करके रखेगा। अब ऐसे समझ सकते हैं, कोई तो दाम होगा। ये सुअर जो है, मानिए कि 20 शेयर का दाम 20 रुपये रखें। ध्यान से समझना है, ये आगे काम करेगा। ये इशूअर, ये बिजनेसमैन, ये प्रोमोटर लोग जो हैं, अपने शेयर को पहली बार जब बेचे इन्वेस्टर को, तो इसका दाम कितना रखे, 20 रुपया। ये जो 20 रुपया रखा गया है ना, इसी को बोला जाता है बुक वैल्यू। याद रखना है, बुक वैल्यू का मतलब हुआ कि जब कोई स्टॉक पहली बार आया था और लोगों को क्या किया था, शेयर बेचा था, तो पहली बार दाम कितना रखा था अपने एक शेयर का,
उसी को कहा जाता है बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू होता है। आगे आपको बतलाएंगे बुक वैल्यू का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो जब भी कोई बोले कि इस स्टॉक का बुक वैल्यू 20 रुपया है, इसका मतलब ये समझना है वो स्टॉक पहली बार आया था तो उसका एक शेयर का दाम 20 रुपया था। अभी कोई स्टॉक आ रहा है, अब बोला जाए कि इसका बुक वैल्यू 50 रुपया है, इसका मतलब ये समझना है इस स्टॉक का दाम पहली बार ये आईपीओ लेकर के आ रहा है, एक शेयर का दाम 50 रुपया है। ऐसे आपको समझना है। अब ये तो चलिए कि बुक वैल्यू आपको पता चल गया कि 20 रुपया। अब 20 रुपया में ये इन्वेस्टर खरीद लिया। अब चाहेगा तो इस शेयर को रोक करके रखेगा, क्योंकि कंपनी का विकास होगा, ये कंपनी आगे बढ़ेगी तो इसका शेयर का भी दाम आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा। अगर ये कंपनी बुड़ गई तो इस शेयर का भी दाम बुड़ेगा। इसीलिए कुछ इन्वेस्टर जो होते हैं, ये जो शेयर खरीदे होते हैं, इसी को ये लोग रोक करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं 2 साल, 10 साल, 20 साल। और जो इसके बारे में नहीं जानते हैं वो क्या करते हैं, इन्वेस्टर इसी शेयर को दूसरे इन्वेस्टर से बेच देते हैं। बोलते हैं कि ये रहा, तुम खरीद लो, हमको पैसा दे दो। क्योंकि ये लोग अब ये नहीं कह सकते हैं इन लोगों से कि जो शेयर हम आपसे खरीदे हैं, ये लोग नहीं बोल सकते हैं कि जो शेयर हम लोग आप लोगों से खरीदे हैं, इस शेयर को आप लोग लीजिए, हमारा पैसा दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लोग जो पैसा लिए होते हैं वो अपने पास नहीं रखे होते हैं। इस पैसे का उपयोग ये लोग अपने बिजनेस में कर दिए होते हैं, इसलिए ये लोग नहीं खरीद सकते हैं। तो ये इन्वेस्टर क्या करते हैं कि जो शेयर खरीदे हैं उसको अपने पास रखते हैं या फिर दूसरा इन्वेस्टर जो खरीदने के लिए तैयार है, दूसरा कोई इन्वेस्टर है जो इसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है, तो जब ये इन्वेस्टर इस कंपनी का शेयर खरीदेगा तो यही लोग बेच करके निकल जाते हैं। और कभी कभी यही होता है कि ये लोग अपने में ही खरीद बिक्री शुरू कर देते हैं, जिसे आप लोग ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग ये होता क्या है, यह आदमी जो है इसका शेयर खरीद लिया है और ये आदमी चाहता है कि इसी कंपनी का शेयर खरीदें, तो यही वाला आदमी बेच देता है और निकल जाता है। फिर यह आदमी आगे वाले कोई आता है खरीदने के लिए, उसको खरीद देता है। खरीद बिक्री बनी रहती है, इसको बोला जाता है आपको ट्रेडिंग। जब कोई भी कंपनी पहली बार आती है तो इसको बोला जाता है कि ये प्राइमरी मार्केट में, यानी आईपीओ प्राइमरी मार्केट में आता है। ये सारा घटना प्राइमरी मार्केट में होता है। लेकिन जब कोई इन्वेस्टर ट्रेड करने लगे, यानी शेयर का खरीद बिक्री करने लगे, इसको बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। आपको बतला दें, सेकेंडरी मार्केट जो है 2 एक्सचेंज पे होता है, एक है एनएसई और एक है बीएसई। एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे 2 इन्वेस्टर या 2 से अधिक इन्वेस्टर लीगल रूप से किसके देखरेख में, तो एक सेबी होती है, आप लोग को बतलाए थे सेबी। ये सेबी क्या है, ये पूरा देखभाल करती है स्टॉक मार्केट का कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कहीं स्कैम तो नहीं हो रहा है, कहीं इन्वेस्टर के साथ कोई घोटाला तो नहीं किया जा रहा है, स्कैम तो नहीं किया जा रहा है। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे बैंकों की देखरेख आरबीआई करती है, उसी तरीके से पूरा स्टॉक मार्केट का देखरेख सभी स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ईटीएफ हो गया और बहुत सारा स्टॉक मार्केट में जो भी आता है, जिसे सिक्योरिटीज मार्केट भी कहा जाता है, पूरा सिक्योरिटीज मार्केट का देखरेख यही करती है सेबी। तो यहाँ पे लीगल रूप से क्या करते हैं, लीगल रूप से लोग शेयर का खरीद बाई करते हैं, जिसे ट्रेडिंग कहा जाता है। और ये ट्रेडिंग कहाँ होता है, एनएसई बीएसई। एक चीज आपको बतला दें, जब कोई भी कंपनी पहली ही बार क्या करती है, शेयर लाती है और कोई इन्वेस्टर उसे खरीद लेता है, तो सारा का सारा डेटा इस इन्वेस्टर का नाम का क्या है, ये कहाँ का रहने वाला है, कितना शेयर खरीदा है, किस कंपनी का खरीदा है, सारा का सारा डेटा इन लोगों के पास चला जाता है। एनएसई और बीएसई के पास सब कुछ चला जाता है। इस आदमी का जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ है, यानी सारा चीज, इसका उम्र क्या है। जब केवाईसी करते हैं ना, केवाईसी जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप केवाईसी करते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ लगता है। तो इसका सारा डिटेल इन लोगों के पास चला जाता है, एनएसई और बीएसई के पास। और आगे आप किसी को भी बेचते हैं, बाय और सेल करते हैं, तो इन लोगों की पूरी जानकारी होती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब चलिए समझा जाए कि स्टॉक मार्केट यानी इसमें कौन कौन लोग होते हैं जो किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं। कोई भी आदमी
जो खरीदता है किसी कंपनी का शेयर, इसमें कौन कौन होता है? तो यहाँ लिखे हैं, वह आदमी जो किसी कंपनी का शेयर खरीदे उस कंपनी का पार्टिसिपेंट्स कहलाता है, पार्टिसिपेंट्स। अब यहाँ पे समझ सकते हैं, ये एक हम ग्राफ बनाए हैं, इस रेखा पे आप लोग देखेंगे इन्वेस्टमेंट मात्रा, यानी जैसे ही इस पाई से जितना ही दूर जाएंगे तो ये दिखाया जाएगा कि वो आदमी क्या किया है, इन्वेस्टमेंट अधिक करता है, अधिक। और इस रेखा से जितना आप दूर जाएंगे, इस रेखा पे ये दिखाने का प्रयास किए हैं कि वो लोग जो जटिल पूरा कॉम्प्लेक्स रूप से क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टाइल अपनाते हैं, आपको दूर दिखाएंगे। समझ में नहीं आया तो समझिए ध्यान से, देखिए। एक होता है वह आदमी जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, जिसे बोला जाता है रिटेल इन्वेस्टर। अब रिटेल इन्वेस्टर कौन होता है? रिटेल इन्वेस्टर आम पब्लिक, जिसे पब्लिक कहा जाता है, हमारे और आपके जैसा जनता जो 2 लाख, 4 लाख, 50,000, 10,000, 20,000, मैक्सिमम 5 लाख ये रुपया इन्वेस्ट करती है, ये रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर। तो रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं, किसी भी स्टॉक में अगर इनकी परसेंटेज मात्रा अधिक है तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं इनके पास ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। ये लोग कहीं न्यूज़ सुनते हैं या फिर दूसरे का सुनते हैं, यूट्यूब पे, गूगल पे, सोशल मीडिया पे कहीं बहकावे में आ जाते हैं और जाकर के किसी स्टॉक में पैसा लगा देते हैं। तो जब भी स्टॉक को देखा जाता है तो उसमें जब देखा जाता है पार्टिसिपेंट, तो देखा जाता है कि पार्टिसिपेंट में किन की मात्रा अधिक होना चाहिए। तो आपको बतलाया है प्रोमोटर की परसेंटेज मात्रा 50 प्लस चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर कम है, चलेगा। अब इसी में आते हैं आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसे कहते हैं, ध्यान से समझना है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब होता है बैंक्स। आप देखे हैं बैंक्स, भारत में जितना बैंक्स हो गए, विदेशों में जो बैंक्स हो गए, ये आपका क्या है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ऐसे ही आप सुने होंगे इंश्योरेंस, LIC का नाम सुने हैं, GIC का नाम सुने हैं, बहुत बड़ा बड़ा इंश्योरेंस है। ये सब इंश्योरेंस क्या है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। आप लोग देखे होंगे कोई आदमी जो है जा करके किसी बैंक में FD कराता है 50,000 का, 10 लाख का FD कराता है। अब 20 साल 30 साल बाद 10 लाख के बदले उसको 30 लाख 40 लाख रुपये दे देते हैं ये बैंक वाले। ये कैसे देते हैं? तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। आप जो FD किए हैं ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, और ये भी क्या करते हैं, ये भी किसी स्टॉक में जाकर के पैसा डालते हैं। कैसे डालते हैं अभी समझाएंगे। इंश्योरेंस वाले अक्सर आप सुने होंगे कि 2 लाख 3 लाख रुपये दे दीजिए और 20 साल बाद 30 साल बाद अगर आप ठीक नहीं होते हैं, मर जाते हैं, तो आपको इतना लाख रुपया, इतना करोड़ रुपया दिया जाएगा। ये सब कुछ कैसे संभव होता है? तो ये लोग इंश्योरेंस वाले भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, ये भी आपका पैसा लेकर के स्टॉक मार्केट में डालते हैं। ऐसे ही हेज फंड मैनेजर होते हैं। ये क्या होते हैं, आगे आप लोगों को डिटेल में सीखने को मिलेगा। ये भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। आपको बतला दें, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं बहुत बड़ा मात्रा में पैसा लगाते हैं, यानी बहुत बड़ा मात्रा में शेयर को खरीदते हैं। ये कोई 2 लाख 3 लाख 4 लाख 20 लाख 25 लाख इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इनका इन्वेस्टमेंट का शुरुआत करोड़ों से होता है, 2000 करोड़। इन लोगों का शुरुआत 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50 लाख करोड़, ऐसे ही लोग इन्वेस्ट करते हैं। इन लोगों के लिए करोड़ 2 करोड़ छोटा सा अमाउंट है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 1000 करोड़ में ही बात करते हैं। तो ये बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, हेज फंड मैनेजर्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स। आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं ना, बहुत पब्लिक म्यूचुअल फंड में पैसा डालती है। ये म्यूचुअल फंड्स भी क्या करते हैं, ये भी स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाते हैं। ये भी क्या है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। ये भी जो है 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपया को किसी स्टॉक में डालते हैं। ऐसे ही अब यहाँ लिखे हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट सरकारी जो संस्थाएं होती है, बड़ी बड़ी संस्थाएं, वो भी हमारा आपका पैसा ले करके और स्टॉक मार्केट में डालती हैं पैसा बनाने के लिए। ऐसे ही और भी बहुत अदर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं हैं जो कि स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाती हैं। तो ये है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब आपको थोड़ा सा चलिए समझाते हैं कि ये लोग कैसे आप FD कराते हैं बैंक में जा करके, और आपको 10 साल 20 साल बाद कुछ गुना अधिक रुपया दिया जाता है। या फिर कोई इंश्योरेंस कराते हैं आप, 2 लाख 5 लाख 10 लाख का कराते हैं, 20 साल 30 साल 40 साल का के लिए कराते हैं, और
जब इंश्योरेंस में किसी आदमी का डेथ हो जाता है तो ये इंश्योरेंस वाले 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ ये लोग कैसे दे देते हैं, ध्यान से समझना है ताकि आप भी इस गेम को आसानी से समझ पाएं और स्टॉक मार्केट से पैसा बना पाएं। तो चलिए समझने का प्रयास यहाँ पे करते हैं कि किस तरीके से इस गेम को खेला जाता है। किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास क्लैरिटी हो, आप समझ पाएं, नहीं तो आप भी इसी में फंस जाएंगे। और देखिए ये लोग करते क्या हैं, किस तरीके से गेम को खेलते हैं। अब ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं, अच्छा ये भी जान लीजिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 2 होते हैं, एक फॉरेन वाले होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन का मतलब विदेशी वाले, विदेश का बैंक हो सकता है, विदेश का इंश्योरेंस हो सकती है, विदेश का हेज फंड मैनेजर्स हो सकते हैं, विदेश का म्यूचुअल फंड्स हो सकता है। जिस स्टॉक को आप खरीदने वाले हैं उसमें विदेशी का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकते हैं या फिर इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ये देखा जाता है। अब मानिए कि आप ना किसी स्टॉक को खरीदने वाले हैं, अगर उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शामिल हैं तो इसका मतलब कि उस स्टॉक में दम है, तभी जाकर के वो लोग शामिल हैं। क्योंकि ये लोग कभी भी पैसा डालते हैं तो 1-2 रुपया नहीं, आपको बतलाए ही 1000 करोड़ में डालते हैं। तो आप ही बतलाइए जब 1000 करोड़ कोई आदमी डालेगा तो उस स्टॉक के बारे में कितना जानकारी रखेगा। पहले पढ़ना, बैलेंस शीट पढ़ना, हर एक चीज पढ़ना, यहाँ तक कि जो बिजनेस के मालिक हैं, जो प्रोमोटर हैं, बतलाएं प्रोमोटर, आप लोगों से बतलाएं प्रोमोटर से ये लोग जा करके मिल करके बातें करते हैं, आपका बिजनेस प्लान क्या है, आप कैसे सोचते हैं, कैसे एक्सपेंड करने वाले हैं, आदमी कैसा है, विजनरी है कि नहीं है, सब कुछ ये लोग जानने के बाद ही इतना बड़ा अमाउंट लगाते हैं। अब देखिए ये लोग कैसे इतना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास होता है फंड मैनेजर, अच्छा से समझना है, फंड मैनेजर। अब ये फंड मैनेजर क्या होता है, फंड मैनेजर का मतलब हुआ, जब ऐसे समझिए कि ये बैंक क्या हो गया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये फंड मैनेजर होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में। फंड मैनेजर का हुआ मतलब होता है कि जब आप इसमें पैसा जब डालेंगे, बैंक में चाहे इंश्योरेंस में आप पैसा डाल रहे हैं, तो सारा पैसा किसके पास जाएगा, फंड मैनेजर के पास, सारा का सारा पैसा फंड मैनेजर के पास जाएगा। अब ये फंड मैनेजर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है फंड मैनेजर। लेकिन समझना क्या है कि फंड मैनेजर के पास 2 चीजें होती हैं। एक होते हैं आपका क्या चीज, तो एक होते हैं एनालिस्ट, ये एनालिस्ट होते हैं फंड मैनेजर के पास, और दूसरा होते हैं आपका ट्रेडर, ये ट्रेडर होते हैं। अब ये एनालिस्ट कौन होते हैं, फंड मैनेजर के पास एनालिस्ट होते हैं। एनालिस्ट का मतलब जो पूरा मार्केट को जानेंगे। आपको एक चीज बतला दें, स्टॉक मार्केट में अभी 8424 स्टॉक हैं रजिस्टर्ड NSE और BSE पे, जिसका शेयर आप लोग खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। क्या ये सभी स्टॉक ऐसे हैं जिसका शेयर आप खरीद करके रख लें तो लंबे समय में आप अमीर बन जाएंगे? नहीं, इसमें से कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो आगे जीरो हो जाएंगे, कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिसको खरीद लेते हैं तो आप लाख रुपये से करोड़ों रुपये बना पाएंगे। इसमें कौन सा स्टॉक सही है, कौन सा स्टॉक गलत है, ये सब कुछ एनालिस्ट देखते हैं। किस मार्केट का कौन सा स्टॉक बेहतर है, कौन सा स्टॉक को लेना चाहिए, कौन सा स्टॉक को नहीं लेना चाहिए, उसमें क्या देखा जाता है, बैलेंस शीट क्या है, एसेट कितना है, लायबिलिटीज क्या है, बहुत सारा चीज पूरा संपूर्ण ज्ञान के आधार पे एनालिस्ट जो होते हैं इस पूरे मार्केट से चुनिंदा स्टॉक को ला करके सामने आप फंड मैनेजर के सामने रखते हैं कि ये स्टॉक जो है बेहतर निकला है। उसके बाद फंड मैनेजर डिसीजन लेता है कि जो ये पब्लिक का पैसा हम लोगों के पास आया है उसमें डालना है, उस स्टॉक में डालना है कि नहीं। इसी के आधार पे जब ये बोल देता है कि ठीक इस स्टॉक में पैसा को उझुल दिया जाए, तो ट्रेडर होता है, ये ट्रेडर लोग क्या करते हैं, ये ट्रेडर लोग उसमें पैसा डालते हैं और निकालते हैं। यानी ये इन्हीं के कहना पे ट्रेडर लोग क्या करेंगे, उसका शेयर खरीद लेंगे और जब ये फंड मैनेजर बोलेगा तो वो लोग बेच देंगे। यानी शेयर को खरीदना और बेचना ये क्रिया कौन करते हैं, तो ट्रेडर लोग करते हैं। किसके कहने पे, तो फंड मैनेजर के कहने पे। किस स्टॉक को खरीदना है, बेचना है, उस स्टॉक का सिलेक्शन कौन करता है, तो एनालिस्ट लोग करते हैं। इस तरीके से होता क्या है, ये जो फंड मैनेजर हैं इस तरीके से पैसा बनाते हैं लोग।
ये पूरा का पूरा आप लोगों के साथ गेम खेला जाता है। यानी बैंक्स वाले एफडी आपके पैसा से कुछ साल कर लिए, कुछ साल 10 लाख ले लिए, बोले 20 साल में इतना देंगे, और 20 साल आपके पैसा से यही गेम खेला जा रहा है। अगर ये जो फंड मैनेजर हैं मानिए कि सही नहीं निकले, इनका एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, जानकारी अच्छा ना हो, या फिर एनालिस्ट और ट्रेडर में कुछ गलती हो जाए, तो उस केस में आपका पैसा बुड़ भी सकता है। लेकिन होता ऐसा नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास कभी कभी हो भी जाता है तो इन लोगों के पास इतना पैसा होता है, इस तरीके से मैनेज करना जानते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है। तो इस तरीके से आपके पैसा के साथ सब कुछ किया जाता है। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अगर आप पैसे को किसी बैंक में रख रहे हैं, एफडी करा रहे हैं, या फिर कोई इंश्योरेंस ले रहे हैं, या फिर कहीं भी आप पैसा रख रहे हैं, वो सारा का सारा पैसा घूम फिर करके स्टॉक मार्केट में ही जाता है। तो सबसे बेहतर है कि आप दूसरे जगह पे पैसा लगा रहे हैं, 6%, 7%, 8 या 10% पैसा कमा रहे हैं, अगर अच्छा तरीके से आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखें, तो आप उसी पैसे को, जिस पैसे से ये लोग, आप ही के पैसा से ये लोग पैसा बनाते हैं, उसी पैसा से आप लोग भी अपने लिए पैसा बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो सीखने के लिए अगर आप तैयार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें और ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें। आगे देखिए, यहाँ देखिए, आपको अभी बतलाएं हम एफपीओ का मतलब क्या होता है। एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, मतलब कोई भी कंपनी जो है पब्लिक से पहली बार पैसा उठाती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ, देखिए आपको कुछ दिखा रहे हैं, यहाँ लिखे टाइप्स ऑफ इशू। इशू का मतलब मुसीबत, दिक्कत नहीं है। इशू का मतलब यहाँ पे क्या है स्टॉक मार्केट में, इशू का मतलब होता है कि कोई जब आईपीओ आता है, तो आईपीओ के समय कोई कंपनी जो होती है, यानी कोई स्टॉक जो होता है, उसके जो प्रोमोटर होते हैं, तो अपने जब होल्डिंग को बेचते हैं, अपने जब शेयर को बेचते हैं, तो पहले ही तय कर लेते हैं कि हम शेयर किसको बेचेंगे, किसको नहीं। यानी हम शेयर रिटेलर को बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, हम अपने शेयर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, ये सब कुछ बिजनेस का जो प्रोमोटर होते हैं लोग, वो तय कर लेते हैं। इसी को ऐसे समझ सकते हैं कि जब एफईओ आता है, एफईओ जब आता है, कोई भी एफईओ, तो इशू 3 तरह का होता है। देखिए, एक होता है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू का मतलब हुआ कि जो बिजनेस के प्रोमोटर हैं लोग, मेन मालिक हैं लोग, तो वो अलाउ करेंगे लोग अगर पब्लिक इशू, तो कोई भी रिटेलर चाहे ना तो उसका शेयर को खरीद सकता है। अगर पब्लिक इशू को बंद कर दिया जाएगा, तो वो जो स्टॉक है उसके शेयर को कभी भी ये लोग नहीं खरीद सकते हैं। बड़ा इन्वेस्टर खरीद सकते हैं लोग, लेकिन ये लोग नहीं खरीद पाएंगे। सेम ऐसे ही प्राइवेट इशू होता है। अगर कोई कंपनी आईपीओ ला रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ ला रही है, आईपीओ, कोई कंपनी आईपीओ ला रही है, तो आईपीओ के समय क्या हो सकता है, अगर वो कंपनी चाहती है कि हम पब्लिक इशू करें, तो पब्लिक इशू का मतलब हुआ कि रिटेल भी खरीद सकते हैं। अगर वो चाहे कि केवल प्राइवेट इशू करे, केवल प्राइवेट इशू, तो प्राइवेट इशू का मतलब हुआ कि केवल उस स्टॉक का शेयर जो है ना, यही लोग खरीदेंगे। प्राइवेट अगर किया है तो केवल बड़े इन्वेस्टर ही उसका शेयर खरीद सकते हैं, छोटे वाले नहीं। अगर पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है, तो इसका मतलब रिटेल इन्वेस्टर भी उसका शेयर खरीद सकता है, इंस्टीट्यूशनल भी खरीद सकते हैं। राइट्स एंड बोनस इशू का मतलब क्या होता है। राइट्स का मतलब होता है कि ना, कोई मान लीजिए कि पहले से ही आप, ये स्टॉक है, इसका शेयर आप लोग पहले से ही खरीद करके रखें, तो राइट्स इशू में क्या होता है, जब दूसरी बार इसका शेयर इशू किया जाएगा ना, तो आपको कुछ बोनस मिलेगा। यानी 10 शेयर खरीदिए तो 2 मुफ्त, या फिर आपको नया जो भी खरीदेंगे लोग इसका शेयर, उससे कम दाम पे आपको शेयर बेचा जाएगा। इसमें यही होता है, आप समझना है। देखिए आईपीओ यहाँ पे लिखे हैं, आईपीओ थोड़ा सा बैकग्राउंड में हरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ से गाड़ी भी जाती है। आपको समझने, आपको बोर्ड पे ध्यान रखना है कि ताकि आप समझ पाए। यहाँ देखिए, ये है आईपीओ। अब आईपीओ यहाँ पे लिखे हैं, इतना तो आप समझ गए होंगे। आईपीओ में होता क्या है, यहाँ देखा जाए, आईपीओ 2 तरह का आता है। एक आईपीओ होता है ना, जिसे फ्रेश इशू कहा जाता है। फ्रेश इशू का मतलब हुआ कोई कंपनी आएगी और अपना शेयर को पब्लिक में बेचेगी, पैसा उठा लेगी। इसमें होता क्या है, नया शेयर लाया जाता है। इसमें होता क्या है कि कंपनी है ना, जैसे यहाँ से कंपनी क्या की थी, शेयर बेच करके और इन्वेस्टर से पैसा उठा रही थी। उस केस में बिजनेस क्या होगा,
बिजनेस का जो पैसा होता है, जो प्रोमोटर का पैसा होता है, वो बढ़ने लगता है, क्योंकि शेयर बेच करके अब पैसा आ रहा है, वो लोग अपने बिजनेस में लगा रहे हैं। तो इस केस में कैपिटल बिजनेस का बढ़ने लगता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक चीज लिखे हैं, शेयर होल्डिंग एग्जिस्टिंग। यहाँ पे मानिए कि जो प्रोमोटर थे लो, बिजनेसमैन थे लो, अपना हिस्सा को बेच करके, अपना हिस्सा को शेयर के रूप में बेच रहे हैं लो, अब पैसा उठा रहे हैं लो, तो उनका हिस्सा क्या होगा, कम होगा। यानी शेयर होल्डिंग जो होता है, मेन बिजनेसमैन जो होते हैं, प्रोमोटर होते हैं, उनका शेयर होल्डिंग कम होने लगता है। ये होता है फ्रेश इशू में। लेकिन एक और आईपीओ होता है, दूसरा तरह का आईपीओ। इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल होता है। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए। मानिए कि ये इन्वेस्टर है लो, इशूअर है लो, इशूअर, इसको अच्छा से समझना है। ये इशूअर है लो, और ना ये है इनका शेयर, और इस शेयर को कौन खरीद रहे हैं लो, इन्वेस्टर। आपसे ले रहे हैं लो ये कैपिटल। अब इसमें समझना, ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि यहाँ बहुत सारे प्रोमोटर हैं, प्रोमोटर बिजनेस के मालिक हैं। उसमें से कुछ बिजनेस का मालिक जो है चाहते हैं कि हम अपना पूरा का पूरा क्या करें, शेयर बेच दें और हम बाहर निकल जाएं, तो वो ऑफर फॉर सेल में आते हैं। या फिर जितने भी प्रोमोटर हैं, यहाँ पे जितने भी प्रोमोटर हैं चाहते हैं कि सब का सब हम लोग, जो भी प्रोमोटर का मतलब वो लोग जो पहले बिजनेस को शुरू किए थे, वो लोग चाहते हैं कि पूरा का पूरा शेयर बेच दें, दूसरा कोई खरीद ले, पूरा का पूरा शेयर हम लोग बेच दें, हम लोग बाहर आ जाएं। तो ये ऑफर फॉर सेल में होता है। अब इसमें होता क्या है, नो न्यू शेयर्स। इसमें नया शेयर नहीं दिया जाता है। ये शेयर नया इशू नहीं करेंगे, ये हिस्सा ही बेच देते हैं, हिस्सा, अपना हिस्सा ही। तो इसमें नया शेयर नहीं आता है। कैपिटल ऑफ मनी, ये जो कैपिटल है, बिजनेस का कैपिटल है, ये बढ़ेगा कि घटेगा ऐसे केस में, तो ऐसे केस में न बढ़ता है न घटता है। नो चेंज, इसमें कोई अंतर ही नहीं आता है, क्योंकि ये अपना हिस्सा को दूसरे को दे देते हैं, निकल जाते हैं। तो जो दूसरा खरीदता है उसका हिस्सा सेम का सेम रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। और शेयर होल्डिंग परसेंटेज, अब मानिए कि इसी में से कुछ लोग, दो टीम हो गया, एक टीम जो है क्या की, अपना हिस्सा को बेची और बेच करके क्या हो गई, निकल गई। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो लोग अपने हिस्सा को बेचते हैं, पूरा निकल जाते हैं, तो उनका तो स्थान दूसरा कोई ले लेगा। लेकिन मानिए कि कोई मालिक है, इसमें 30% का उसका हक है, इसमें से 20% वो बेच दिया और 10% अपने पास रखा। तो ऐसे केस में होता क्या है कि वो अपने ऑफर किया है ना हिस्सेदारी को, तो ऐसे केस में उसका शेयर होल्डिंग घट जाएगा। जो कुछ हिस्सा को बेच करके और कुछ हिस्सा को होल्ड किया है, उसकी परसेंटेज मात्रा क्या होगी, शेयर होल्डिंग में घट जाएगी। और कुछ लोग जो होते हैं पूरा का पूरा ही बेच करके निकल गए, उनके जगह पे दूसरा कोई आ गया, तो वो पूरा का पूरा उसी का स्थान लिए हैं, तो नो चेंज, उनके हिस्सेदारी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो उसी का स्थान ले लिए हैं। इस तरीके से ये खेला जाता है। यहाँ पे समझिए, अब आपने देखा कि ये एनएसई और बीएसई पे सभी काम होता है, स्टॉक को खरीदा जाता है, बेचा जाता है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करिए, एनएसई क्या होता है, बीएसई क्या होता है, ये दो प्लेटफॉर्म होते हैं, इन लोगों का योगदान क्या है। क्वेश्चन आपका हो सकता है, डू नॉट रेज कैपिटल फॉर द कंपनी, सो वाई सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट जो होता है, इससे तो किसी भी कंपनी का फायदा नहीं होता है। फिर ये सेकेंडरी मार्केट की आवश्यकता क्यों है, प्राइमरी मार्केट में ही जब आईपीओ आ जाता है तो सेकेंडरी मार्केट की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, सेकेंडरी मार्केट यानी एनएसई और बीएसई शामिल हैं, दो एक्सचेंज शामिल हैं। ये एक्सचेंज करता क्या है, तो देखिए बेनिफिट टू इशूअर्स, इससे ना एनएसई और बीएसई के होने से जो भी इशूअर्स होते हैं, जो भी नया कंपनी आती है, उनको फायदा होता है। होता क्या है कि वो लोग अपने शेयर को इन्वेस्टर को दे देते हैं, शेयर क्या करते हैं, इन्वेस्टर को दे देते हैं और पैसा रेज कर लेते हैं। इससे इशूअर के पास, इशूअर जब भी का प्रोमोटर होता है, प्रोमोटर का मतलब नया वह कंपनी जो पब्लिक से पैसा उठा रही है, उन लोगों को पैसा मिल जाता है और विकास कर लेते हैं। इससे ये फायदा होता है। ये संभव हो पाता है कैसे, सेकेंडरी मार्केट में। अब इससे होता है क्या, सेकेंडरी मार्केट एनएसई बीएसई रहती है। मानिए कि ये लोग इन्वेस्टर से क्या किए, पैसा उठा लिए, कंपनी विकास कर गई। लेकिन ये इन्वेस्टर अगर चाहें कि दूसरे इन्वेस्टर से हम क्या करें, इस शेयर को खरीद ले, बेच लें, तो ये फायदा आपको एनएसई और बीएसई ही रहता है, यानी सेकेंडरी मार्केट में ही मिलता है। सेम ऐसे ही बेनिफिट टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर भी फायदा में रहते हैं। वो इन्वेस्टर जो पहली बार
प्राइमरी मार्केट के समय, आईपीओ के समय उसका शेयर नहीं खरीदे होते हैं, तो सेकेंडरी मार्केट में एनएससी और बीएससी से उसी का शेयर खरीद सकते हैं। कोई इन्वेस्टर होगा जो बेच रहा होगा उसका शेयर, तो नया इन्वेस्टर उसको खरीद सकते हैं, ये फायदा होता है। फिर ऐसे बेनिफिट टू इंडिया, इससे भारत को भी क्या है, फायदा है। भारत को क्या फायदा है कि मानिए कि हम रिलायंस का चाहते हैं शेयर खरीदना, तो कोई इन्वेस्टर बेच रहा होगा, हम खरीद लेंगे। अब इससे होगा क्या, रिलायंस के पास पैसा पड़ा रहेगा, रिलायंस बूढ़ेगी नहीं, रिलायंस आगे बढ़ेगी, इससे और ग्रोथ होगा, रिलायंस कंपनी का ग्रोथ होगा। और उसमें कुछ वर्कर, कई लाख वर्कर काम करते हैं, तो भारत का जो बेरोजगारी है खत्म होगी। इस तरह से भारत जो है विकास करता रहेगा। तो ये एनएससी और बीएससी का यही सारा योगदान है। चलिए अब थोड़ा सा समझा जाए कि एनएससी और बीएससी का हिस्ट्री क्या है, यानी एनएससी कब आती है, बीएससी कब आती है, और इन लोगों का इतिहास क्या रहा है, और ना ये भी समझा जाए कि भारत में कितने स्टॉक अभी तक आ गए हैं, किसका शेयर हम लोग ले सकते हैं, किसका लेना चाहिए और किसका नहीं लेना चाहिए, सब कुछ समझने का प्रयास किया जाए। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन इस वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखिएगा। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसी सेम चीज को दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सेम चीज को दूसरे तरीके से भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आपको ये तरीका ही समझ में ना आ पाए, तो वो तरीका जब भी समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगे तो शेयर करना भी है, ताकि वो लोग जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं वो लोग भी पैसा लगा पाए। आगे देखिए ये किस तरीके से होता है एनएससी और बीएससी की हिस्ट्री। तो एक तरफ लेते हैं एनएससी और दूसरी तरफ लेते हैं आपका बीएससी। ये है आपका एनएससी, एनएसई, और ये है आपका बीएसई। पहले फुल फॉर्म देखा जाए। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसका मतलब होता है बीएससी का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ध्यान से समझना है। देखिए बीएससी जो है, बीएससी आपको पहले बतला दे, बीएससी जो है एक सर्वे हुआ है। ये सर्वे कब का है, तो 15 फरवरी 2025 एक सर्वे बतलाता है कि 15 फरवरी 2025 का जो किया गया है, इस सर्वे के अनुसार देखा गया है कि बीएससी पे, जो कि एक प्लेटफॉर्म है, इस बीएससी पे 5,590 स्टॉक रजिस्टर्ड है। इतना जो स्टॉक है ना, इस बीएससी पे रजिस्टर्ड है, बीएससी पे। और इसी सर्वे से ये भी पता चलता है कि 2629 स्टॉक आपको इस पे रजिस्टर्ड है, एनएससी पे रजिस्टर्ड है। एक चीज देखिए, बीएससी पे कितना 5,590 स्टॉक बीएससी पे रजिस्टर्ड है, 2,629 स्टॉक्स एनएससी पे रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड जब भी कहें तो इसका मतलब ये हुआ लिस्टेड है। लिस्टेड का मतलब जिसका आप शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वो भी लीगल रूप से सेबी के देखरेख, सेबी जो है उसके देखरेख में। तो आपको बतला दें, ये दोनों जोड़ने के बाद कुछ ऐसा डाटा हुआ, आप लोग जोड़ सकते हैं, शायद इतना था, कितना, तो 8,224 होना चाहिए, 8,224 जोड़ करके देखिए, 8,224 इतना कम बेसी होगा। तो देखिए पूरा स्टॉक अभी तक इस आंकड़े के अनुसार एनएससी और बीएससी पे 8,224 जो स्टॉक्स हैं वो एनएससी और बीएससी पे रजिस्टर्ड हैं। इस पे फिक्स है कि एनएससी पे 2,629 स्टॉक रजिस्टर्ड हैं। अब इसको इसमें से घटा लेंगे तो यहाँ पे संख्या जो भी हो, कम थोड़ा हो सकता है, हमको लग रहा है, जो आएगा एग्जैक्ट आपको बीएससी पे देखने को मिलेंगे। इतना स्टॉक शामिल है। अब देखिए कैसे पता चलेगा
कि आप कहीं पैसा डाल रहे हैं किसी म्यूचुअल फंड में या फिर कहीं भी पैसा डाल रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो BSE पर रजिस्टर्ड है कि NSE पर रजिस्टर्ड है? तो देखिए, इसके लिए एक ना मुहर दिया गया है, ऐसा मुहर समझ सकते हैं। मुहर, मुहर का मतलब जिसको देख करके आप जान जाएंगे कि ये BSE क्या है। तो देखिए, कहा जाता है कि जिसमें लगा हो सेंसेक्स, ये सेंसेक्स सेंसेक्स का मतलब हुआ कि BSE पर रजिस्टर्ड स्टॉक सेंसेक्स। आप सेंसेक्स का नाम सुने होंगे, निफ्टी इतना बड़ा, सेंसेक्स इतना बड़ा, सेंसेक्स इसी का मुहर है। और ये जब भी आए तो ये समझिए कि वो निफ्टी का है, निफ्टी। अब आप म्यूचुअल फंड खरीदते होंगे ना, तो उसमें दो तरह का म्यूचुअल फंड आता होगा, एक सेंसेक्स वाला, एक निफ्टी वाला, निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड। ऐसे ही सेंसेक्स म्यूचुअल फंड। अब सेंसेक्स बोला गया है यानी वैसा म्यूचुअल फंड जो केवल BSE से उठाया है कुछ स्टॉक्स। निफ्टी बोला गया है, इसका मतलब NSE से उठाया गया स्टॉक है। स्टॉक का मतलब वह कंपनी जो रजिस्टर्ड है, कहाँ? BSE या NSE पे। आपको ये भी बता दें, ये जो BSE है, BSE जो है ये 1875 में इसकी स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1875 में। BSE का स्थापना 1875 में किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि एशिया का सबसे पुराना और सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब जहां पे किसी कंपनी का शेयर को खरीदा बेचा जाता है। पूरा एशिया का, एशिया में 51 देश आता है, जापान भी आता है। इस पूरे देश में सोच करके देखिए, इस पूरे एशिया महादेश में सबसे पहला और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये कब आया? 1875 में। कहा जाता है कि BSE पे, आप ही देखिए ना, BSE पे कितना स्टॉक है अभी तक रजिस्टर्ड? तो 5500 कुछ है। एग्जैक्ट पता करना है तो इतना में से ना इतना को घटा दीजिए, यहाँ पे एग्जैक्ट पता हो जाएगा। तो आप समझिए 5500 से अधिक स्टॉक अभी BSE पे रजिस्टर्ड है। इसमें से ऐसे देखिए, कभी भी अब देखिए पूरा तो स्टॉक कितना हो गया? 8224। इसको ऐसे सजाइए, सबसे बड़ा ऊपर स्टॉक, तब इससे छोटा, 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 तब इससे डॉट डॉट डॉट, ऐसे समझिए। इसमें जो सबसे बड़ा कंपनी होगी, सबसे बड़ा कंपनी, अच्छा सबसे बड़ा कंपनी निकलती कैसा है ये देखिए। मानिए कि यह कंपनी है, अच्छा से समझना है, यह एक कंपनी है। ये एक शेयर को पहली बार जब IPO आया तो उसका दाम 20 रुपया रखी, 20 रुपया, जिसको आप बुक वैल्यू बोले थे, बुक वैल्यू। और ना ये एक शेयर का दाम कितना था? पर शेयर, अच्छा से समझना है, पर शेयर इतना था 20 रुपया, जिसे आप क्या बोले थे? तो बुक वैल्यू। अब कुछ आप लोगों को सिखाने वाले हैं, तो ये बुक वैल्यू है। अब हुआ क्या, ये कंपनी कितने लोगों को शेयर बेची, यहाँ पे ना लिख रहे हैं, वो लोग जो इस शेयर को खरीदे हैं, यानी इन्वेस्टर। अब देखिए ये बुक वैल्यू पे कितना शेयर को बेचा गया है और कितने इन्वेस्टर खरीदे हैं लोग, कितना शेयर को खरीदा गया है, मानिए कि अगर 10 लाख, मानिए कि ये है 50 लाख शेयर, 50 लाख शेयर को क्या किया गया है? इन्वेस्टर लोग खरीदे हैं। 50 लाख शेयर खरीदा गया है और ना एक शेयर का दाम कितना है? 20 रुपया। तो 50 लाख अगुणे 20 लाख जब गुणा करिएगा ना, तो इस कंपनी का निकलता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसे मार्केट कैप बोला जाता है, मार्केट कैप। इसी मार्केट कैप के आधार पर ना कंपनी को बड़ा छोटा देखा जाता है। जिस कंपनी का मार्केट कैप क्या होगा? बड़ा होगा, उस कंपनी को ऊपर रखा जाता है और उसके नीचे उसके छोटे वाले को, उसके नीचे छोटे वाले को। ऐसे ही आप सजा सकते हैं 8224 स्टॉक को आप ऐसे ही सजा सकते हैं, पूरा ऊपर से नीचे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे कभी भी कंपनी को देखा जाता है। अब देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे जो ऊपर की सबसे बड़ी 30 कंपनी होगा, ऐसे सजा सकते हैं, बड़ा बड़ा कंपनी का गुच्छा पूरा लाइन से सजा सकते हैं 8000 का। उसमें जो सबसे बड़ा NSE और BSE पर रजिस्टर्ड सबसे बड़ी का कौन कंपनी है? 30 कंपनी है, उसी को कहा जाता है सेंसेक्स। इसको मिटा रहा है सेंसेक्स। अब ध्यान से समझिए, सेंसेक्स
ये है आपका सेंसेक्स, ये सेंसेक्स है, सेंसेक्स, ये सेंसेक्स है। सेंसेक्स जब भी कहें तो इसका मतलब ना बीएसई पे इतना रजिस्टर्ड स्टॉक में से सबसे बड़ा 30 स्टॉक ऐसे समझिए। ये इक्विटी कैटेगरी, इक्विटी का मतलब होता है ना कि आपका पैसा किस में डाला जाएगा, किसी स्टॉक में, किसी कंपनी में। तो इक्विटी कैटेगरी का सबसे पहला इंडेक्स जो है यही है, सेंसेक्स। इस इंडेक्स में 30 स्टॉक्स आते हैं और यह जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स को लाया कौन है, बीएसई। कब लाई है तो यहाँ पे देख लीजिए 1986 में। 1986 में पहला इंडेक्स आया, भारत का पहला इंडेक्स 1986 में आया। उस इंडेक्स का नाम क्या था, सेंसेक्स। इसमें कितने स्टॉक थे तो आपका 30। एक चीज आपको बतलाएं, 1986 कहा जाता है कि आप ना केवल म्यूचुअल फंड है, आप म्यूचुअल फंड का नाम सुने होंगे। म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो आप जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालेंगे ना तो पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड जा करके किसी सेंसेक्स में पैसा डाला जाएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड दो तरह का होता है, एक होता है इंडेक्स वाला, एक होता है बिना इंडेक्स वाला। तो इंडेक्स वाले में अगर आप डाले होते तो ये म्यूचुअल फंड है, और ये वाला सीधा का सीधा आकर के सेंसेक्स में डाला होता। वो सेंसेक्स जिसको कब लाया गया, 1986 में। जानते हैं ये सेंसेक्स अभी तक जब से आया है तब से लेकर के अभी तक 16% का रिटर्न दिया है। यानी करीब 30 साल हो गया सेंसेक्स को आए हुए, जिसमें 30 स्टॉक है बड़ा बड़ा। भारत की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी इसी में है। अगर आप इसमें पैसा डाल दिए होते सेंसेक्स में तो 16% का रिटर्न मिला होता। 16 का मतलब ये हुआ कि आपका 16 का 1600, 3200, 4300, 64, 16, 5, 80, यानी करीब करीब आपका पैसा जो है ना 4 साल और 6, 7 या 8 महीना में आपका पैसा डबल हो जाएगा। यानी ऐसे समझिए 1 लाख का 2 लाख होगा, फिर 2 लाख का 4 लाख, 4 लाख का 8 लाख, 8 लाख का 16 लाख, 16 लाख का 32 लाख, 32 लाख का 64 लाख। कहने का मतलब है 30 साल से अधिक हो गया। अगर आप इसमें 3 लाख या 4 लाख रुपया डाल करके छोड़ दिए होते हैं तो आपका जो पैसा है 1 करोड़ प्लस हो गया होता। आप कैलकुलेशन जा करके कर सकते हैं। 16% का रिटर्न कहा जाता है कि सबसे अधिक, जैसे कि आप गोल्ड में सोना खरीदते हैं तो 10% का रिटर्न, 9% का रिटर्न मिलता है। आप जमीन खरीदते हैं रियल इस्टेट तो उसमें आपको कितना का रिटर्न मिलता है, 10-12%। आप इसमें अगर पैसा लगाए होते तो 16% का रिटर्न होता है। 16% ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए, मानिए कि 1 करोड़ रुपया आप ना 4 जगह पे डालें, 1 करोड़ रुपया 4 जगह पे डालें। एक जगह पे 10% का रिटर्न मिला, एक जगह पे 12% का रिटर्न मिला, और एक जगह पे 16% का रिटर्न मिला। अभी आप 3 जगह पे 1-1 करोड़ रुपया डाल दिए, और साल भर में एक जगह पे 10% का रिटर्न, एक जगह पे 12% का रिटर्न, एक जगह पे 16% का रिटर्न मिला। इसका मतलब हुआ 1 करोड़ का 10% हुआ 10 लाख। आप 1 करोड़ से 1 साल में 10 लाख रुपया कमाए। सेम कोई जो है 1 करोड़ से एक ही साल में 12 लाख रुपया कमाया, और सेम समय में 1 ही करोड़ से कोई 16% यानी 16 लाख रुपया कमाया। तो देखिए अमाउंट तो सेम ही था, समय भी सेम ही था, लेकिन कोई 10 लाख कमाया, कोई 12 लाख कमाया और कोई 16 लाख कमाया। ये सारा चीज परसेंटेज का गेम है। तो ये परसेंटेज जो है सेंसेक्स दिया है आपको। सेंसेक्स का मतलब भारत का सबसे बड़ी 30 कंपनी। अब आइए एनएसई के बारे में बात करते हैं। तो एनएसई पे कितना रजिस्टर्ड है, 2629 स्टॉक्स। कहा जाता है हर्षद मेहता स्कैम, आप सुने होंगे, स्कैम 92 1992 में कहा जाता है कि हर्षद मेहता एक आदमी था जो बैंक के लिए कुछ नियम कानून कमजोर थे, तो बैंकों से ही पैसा ले करके आ किसी स्टॉक में डालना शुरू कर दिया। अब इससे होता क्या था, स्टॉक जिसका शेयर प्राइस 10 रुपया था उसको उठाते 10 रुपया से 1000 रुपये तक पहुंचाता था, 1000 रुपये तक। ऐसा वो काम करता था और करोड़ों रुपये बनाया, कई करोड़, 1000 करोड़ रुपये बनाया। कहा जाता है कि वो अपने समय का सबसे बड़ा टैक्स पेयर था। स्टॉक मार्केट की फील्ड में कोई सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट के पैसा से कोई टैक्स भरने वाला आदमी था कमा करके, तो हर्षद मेहता था।
उसको अमिताभ बच्चन बोला जाता था। बीएसई का अमिताभ बच्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय बीएसई ही था, एनएसई का जन्म भी नहीं हुआ था। इसका सबसे बड़ा ट्रेडर कोई था, इसमें सबसे बड़ा अप डाउन लाने वाला कोई था, तो वो हर्षद मेहता था। कहा जाता है कि इतना इसमें अप डाउन किया, इतना अप डाउन किया कि बीएसई को कई दिन, इस मार्केट को ही, स्टॉक मार्केट को ही कई दिन बंद कर दिया गया कि अब जो इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, वो घर ना बेचना पड़ जाए उनको, लोगों का स्टॉक मार्केट से विश्वास ही ना उठ जाए। तभी जाकर के आपका आता है कौन? यही वो समय होता है, यही वो समय होता है ना जब सेबी जैसी संस्था आती है। जैसे सेबी आप देख रहे हैं ना, ये सेबी ये तभी आती है 1992। सेबी के बारे में तभी सोचा जाता है। आज तो पहले ही गई होती है, ये आ गई होती है आपको 1988 के आसपास आ गई होती है, इससे पहले आ गई होती है, लेकिन ना इसको पावर नहीं मिला होता, कुछ नहीं कर पाती है। 1992 में देखती है हर्षद मेहता स्कैम, कौन? सेबी। लेकिन जो राजनेता होते हैं इसके बारे में सोचते हैं कि इसको पावर दिया जाए सेबी को, नहीं तो आगे स्टॉक मार्केट से सबका विश्वास उठ जाएगा, कोई भी आदमी इन्वेस्ट करेगा उसके साथ फ्रॉड हो जाएगा, तब इसको पावर दिया जाता है। और इसी को पावर मिलता है 1992 में। इतना बड़ा स्कैम देखने के बाद 1996 में, ये देखिए 96, 92 से 96 जब ये घट जाता है हर्षद मेहता स्कैम, 1996 में इसको पूरा पावर मिलता है। और ये म्यूचुअल फंड रेगुलेशन लाती है कि म्यूचुअल फंड के लिए ये नियम रहेगा। अब स्टॉक मार्केट के लिए पूरा नियम कानून लाने लगती है कि ऐसे तुमको चलना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ये सही है, ये गलत है, सब कुछ नियम कानून बनाने लगती है। और आज वहीं से भी है कि थोड़ा सा भी कोई इधर उधर करता है तो करोड़ों का पेनाल्टी मारती है। 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ का पेनाल्टी मारती है, या फिर पूरा स्टॉक मार्केट से ही निकाल करके फेंक देती है कि आपको स्टॉक मार्केट में आना ही नहीं है। सेम ऐसे ही जब ये देखिए, जब स्कैम 92 हो जाता है, हर्षद मेहता स्कैम हो जाता है, इसी समय जन्म होता है आपका किसका? एनएसई। इससे पहले एक ही थी स्टॉक एक्सचेंज जिस पे कोई भी कंपनी को रजिस्टर किया जाता था, जहाँ से आप शेयर खरीद सकते थे, बेच सकते थे, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो मुंबई में स्थित है। उसके बाद आता है आपका एनएसई, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये आता है आपका 1992 में। लेकिन 1992 में तो आ जाता है, लेकिन 1993, ये देखिए 1993 में ये जो सेबी है ना, सेबी द्वारा इसको मुहर लगता है, सेबी द्वारा मान्यता इसको प्राप्त होता है। ये मान्यता प्राप्त होता है कि आप पे भी कोई स्टॉक, इसके जैसा कोई स्टॉक आकर के रजिस्टर हो सकती है, और कोई भी आदमी चाहे तो लीगल रूप से उसका शेयर खरीद सकता है, बेच सकता है। 1993 में लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 1994 में से ये कार्य करना शुरू करती है कौन? एनएसई। 1994 में से ये काम शुरू हो जाता है। इस पे भी आकर के नए नए स्टॉक रजिस्टर्ड होने लगते हैं, आईपीओ लाने लगते हैं, लोग इसका शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं। तभी जाकर के आप कहानी बनता है इसका कि 1994 से लेकर के, यहाँ देखना 1994 और 1995, यहाँ देखना है 1995 96, एक साल बाद 1995 और 96 में ये एनएसई लॉन्च करता है पहला इंडेक्स, जिसका नाम होता है निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 क्या है? तो यहाँ पे जितने रजिस्टर्ड स्टॉक हैं उसमें सबसे बड़ा 50 स्टॉक जो है उसका नाम दिया जाता है निफ्टी 50। अब ऐसे भी समझ लीजिए, बहुत ऐसे स्टॉक हैं जो यहाँ भी रजिस्टर्ड हैं, यहाँ भी रजिस्टर्ड है, दोनों स्टॉक। यानी आप रिलायंस को ढूंढेंगे तो यहाँ भी मिलेगा रजिस्टर्ड, यहाँ भी मिलेगा रजिस्टर्ड। तो जब आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी में भी रिलायंस आएगा, और जब यहाँ के लिए क्या बना है सेंसेक्स ना, तो आपको सेंसेक्स में भी मिलेगा वो रिलायंस इंडस्ट्री। आप ऐसे समझिए, जब बोले ना कि सेंसेक्स, तो समझिएगा भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनियों का गुच्छा सेंसेक्स, ये आपको मिलेंगे बीएसई पे। आज जब बोले हम निफ्टी 50, तो समझ जाइएगा, क्या समझिएगा कि भारत का जो सबसे बड़ी 50 कंपनी है वो शामिल है। किसमें शामिल है? तो वो शामिल है निफ्टी 50 में। और रजिस्टर्ड कहाँ पे है? यहाँ पे। अब आपका सवाल हो सकता है कि इसमें 50 है और इसमें 30 है, तो ये 30 वाला सबसे बड़ी है कि 50 वाला? तो ये जानिए,
ये ही 300 ना, इसमें भी शामिल है। ये 300 जब आइएगा ना तो इसमें मिल जाएगा ये, क्योंकि ये देखिए ये 8224 है ना, तो ये दोनों को मिला करके स्टॉक है। इसमें जो सबसे बड़े बड़े स्टॉक हैं इसमें पूरे में, तो आपको यहाँ मिलेंगे। इसमें से भी 50 में से जो ऊपर का टॉप है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। यही होता है आपका सेंसेक्स। तो जब भी कहा जाता है कि भारत के बारे में पूरा जानना है कि भारत का स्टॉक मार्केट आज नीचे है कि ऊपर है, तो दो चीज देखिए, आप BSE का जाकर के सेंसेक्स देख लीजिए और NSE का जाकर के निफ्टी 50 देख लीजिए। अगर कोई बोल रहा है कि आज सेंसेक्स कुछ प्रतिशत नीचे गिरा है यानी टूटा है और निफ्टी 50 भी नीचे क्लोज हुई है, इसका मतलब निफ्टी 50 भी गिरी है, इसका मतलब ये हुआ आज स्टॉक मार्केट में भूचाल आया था, स्टॉक मार्केट गिरा है। तो ये है सेंसेक्स। सेंसेक्स मतलब सबसे बड़ा बड़ा स्टॉक 30 और निफ्टी 50 मतलब बड़ा बड़ा स्टॉक 50। अब आप सोच रहे होंगे तो बड़ा बड़ा तो समझ में आ गया कि सेंसेक्स का निफ्टी कह देंगे, फिर उससे जो छोटा होगा ऐसे समझिए, ये लाइन लगा दिए तो 50 ऊपर का बोला चाहे 30 ऊपर का बोले, ये तो बड़ा बड़ा में आ गया। ऊपर का बड़ा को हम बोल देंगे सेंसेक्स या फिर बोल देंगे 50 को ऊपर का निफ्टी 50। नीचे के लिए क्या है, नीचे वाला कहाँ गया 8000, ये 8224 वाले कहाँ गए। तो देखिए चलिए इसको भी बतला देते हैं ताकि आप याद रखिएगा, ये डाटा काम करेगा, आगे आपको अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये देखिए पहले का 30 हो गया सेंसेक्स, ये आपका है सेंसेक्स, ये सेंसेक्स है। अब ना यहाँ निफ्टी 50 जब भी बोला जाए निफ्टी 50, निफ्टी और 50, तो ये समझिएगा भारत का 50 बड़ा, क्या 50 बड़ा तो स्टॉक। अब आगे देखिए अब आगे के लिए भी सिस्टम है, तो आगे के लिए क्या सिस्टम है यहाँ देखना है। ये देखिए जब बोला जाए लार्ज कैप और जब बोला जाए मिड कैप और जब बोला जाए स्मॉल कैप। कैप का मतलब कैपिटलाइजेशन। लार्ज कैप बोला जाता है 1 से लेकर के, ये 1 है ना, 1 से लेकर के 101, 1 से लेकर के 100। और यहाँ देखिए इसको देखना है, यहाँ 101 से लेकर के और यहाँ 250, और यहाँ देखिए यहाँ 101 से लेकर के और बचा आपका कितना तो 500। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे जो बड़ा बड़ा सजाइएगा तो छोटा छोटा नीचे आइएगा, तो ऊपर का जो भी बड़ा स्टॉक होगा इसमें 8200 में से सबसे ऊपर वाले जो बड़े बड़े कंपनी है स्टॉक हैं उनको बोला जाएगा 1 से लेकर के 100। ऐसे सजाइएगा ना तो 1 से लेकर के 100 ये जो भी आएंगे, 1 का 100वां नंबर और बीच में का जो भी आएंगे ये है लार्ज कैप कंपनी। आज के बाद से जब भी समझिएगा कि लार्ज कैप में हमारा पैसा जाता है तो समझिएगा कि भारत की सबसे बड़ी 1 से लेकर के 100 तक की जो कंपनी है उसी में पैसा जा रहा है। अब कोई म्यूचुअल फंड होता है ना जो लार्ज कैप में ही पैसा डालता है, इसका मतलब क्या, वो इसी में पैसा डालता है, इसी कंपनी में। तो म्यूचुअल फंड भी कई तरह के होते हैं। कोई म्यूचुअल फंड मिड कैप में पैसा डालता है, इसका मतलब क्या, मिड कैप का मतलब क्या, अब 1 से लेकर के 100 जो ऊपर के हैं ये तो लार्ज कैप हो गए। इसके नीचे आइए कहाँ से, तो 101 नंबर, 101 से लेकर नीचे कहाँ तक 250 तक जाइए, ये जो कंपनी मिलेगा ना ये आएगा मिड कैप। और उसके नीचे जाइए कहाँ, अब 250 से ऊपर जब जाइएगा कहाँ तक 500 तक जाइएगा, तो ये जो मिलेगा ना ये आपका हो जाता है स्मॉल कैप। कहाँ 201 से लेकर के 500 तक जाइएगा तो स्मॉल कैप। इस 500 से नीचे कहाँ 8000 आना है पूरा, देखिए 8000 है, तो इस 500 से नीचे पूरा चले जाइए, ये माइक्रो कैप है। माइक्रो कैप कंपनीज होती हैं, माइक्रो कैप कंपनीज होती हैं। इनका शेयर प्राइस का दाम 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया ऐसे होता है, मतलब 10 रुपये से नीचे ही होता है अधिकतर केस में माइक्रो कैप। तो ये होता है आपका NSE और ये होता है आपका BSE। इसी तरीके से आगे सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें और तैयार रहें लेक्चर नंबर 6 के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आप अच्छा से स्टॉक मार्केट के बारे में सीख पाएं और आप अपने गरीबी को दूर कर पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।